पूछेगा, हम सबसे लास्ट में आज पूछेंगे। ओके ठीक है सर। इंट्रोडक्शन दे अपना नाम छोड़ के। सर मैं नालंदा जिला के रहने वाला हूँ। मैंने अपने मैनेजमेंट की पढ़ाई मैनेजमेंट की के ICICI। थोड़ा और तेज बोले। सन 2011 से मैं सर पंजाब नेशनल बैंक में एज अ प्रोबेशनरी ऑफिसर सेलेक्ट हुआ और वर्तमान में मैं सीनियर मैनेजर पंजाब नेशनल बैंक में काम कर रहा हूँ। और सर मेरी हॉबी चेस खेलना और स्क्रैप से क्राफ्ट्स बनाना। हाँ। अच्छा, बैंक में सीनियर मैनेजर है PNB में आप? यस सर। कितने सालों से? सर मैंने 2011 में बैंक ज्वाइन किया था। मैंने बैंक ऑफ इंडिया में एज अ प्रोबेशनरी ऑफिसर ज्वाइन किया था। 1 अप्रैल 2020 से पंजाब नेशनल बैंक में मर्जर हो गया सर, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। कहाँ पोस्टेड हैं आप अभी? सर वर्तमान में मैं कैलकाटा में पोस्टेड हूँ सर। कैलकाटा में। यस। अच्छा प्रकाश जी, आप बताएं कि ये रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? सर रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, दीज टू रेट्स, ये दो रेट्स जो है सर पॉलिसी रेट्स होते हैं। रेपो रेट वो रेट होता है जिससे बैंक RBI से पैसे लेती है, और रिवर्स रेपो रेट वो होती है बैंक अपनी मनी को RBI में पास करती है, तो उसके एवज में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंक को कुछ इंटरेस्ट देती है। इसमें कुछ छूट रहा है तो फिर बैंक रेट क्या होता है? सर बैंक रेट होता है जो RBI के द्वारा निर्धारित रेट होता है। रेपो रेट और बैंक रेट में ये रिवर्स रेपो रेट और बैंक रेट में ये अंतर होता है सर कि जब रेपो रेट और बैंक में ये अंतर होता है सर कि रेपो रेट हमेशा शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए दिया जाता है, और बैंक रेट एक बेसिक मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट है जिससे नीचे कोई भी बैंक ऑपरेट नहीं कर सकती। कितना है बैंक रेट अभी? सर्टेन केसेस लाइक बैंक रेट अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर। रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट कितना है? सर अभी रेपो रेट 4% है सर, और रिवर्स 3.45 है। अच्छा, वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इस दोनों में क्या फर्क है? सर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक में जो बेसिक डिफरेंस है सर, कि वर्ल्ड बैंक जो लोन देती है सर बेसिकली रिकंस्ट्रक्शन और बेटरमेंट के लिए दिया जाता है, जो बेसिकली लॉन्ग टर्म लोन्स होते हैं। और IMF का जो रोल होता है सर वो बेसिकली शॉर्ट टर्म करेक्शन, बैलेंस ऑफ पेमेंट के करेक्शन के लिए जो रोल दिए जाते हैं। थोड़ा सा और तेज बोलिए, आप आवाज बहुत कम आ रहा है। अच्छा, करेंसी नोट पे जो लिखा रहता है, जैसे मान लीजिए 100 रुपये का नोट है, उस पर लिखा रहेगा कि मैं धारक को 100 रुपये देने का वचन देता हूँ, गवर्नर का साइन होता है, इसका क्या अर्थ होता है? सर इसका अर्थ होता है कि 100 रुपये की 100 जो भी करेंसी नोट की डिनोमिनेशन होती है सर, उतने रुपए की गारंटी वो बैंक सरकार की गारंटी होती है कि सरकार उतने रुपए की मुद्रा के बराबर जो वैल्यू होगी उसको पे करने के लिए बात होगी। क्या इसके सपोर्ट में सरकार गोल्ड रखती है? सर बिल्कुल। एक्चुअली करेंसी के छापने के लिए हमें एक मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ गोल्ड की ज़रूरत पड़ती है कि हम अपने रिजर्व में जितना गोल्ड रख पाते हैं हम उसी के समतुल्य करेंसी का मुद्रण कर सकते हैं। कितना का मिनिमम रिजर्व है? ये डिपेंड करता है कि हमें करेंसी कितने की छापने की जरूरत है। जो करेंसी जितना हम मुद्रण करेंगे ना, RBI की 57 से जो मिनिमम रिजर्व सिस्टम RBI का चल रहा है उसमें फिक्स है कि इतना रुपए का मिनिमम रिजर्व रखेगी, उसमें इतना का गोल्ड होगा, इतना का और दूसरा चीज होगा, वो बताना है आपको।
सर लिक्विडिटी रेशियो पे जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ सर, ये आप लिक्विडिटी रेशियो की बात कर रहे हैं, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो नहीं नहीं, की बात कर रहे हैं सर, मैं 23%। पूछ रहा हूँ मिनिमम रिजर्व सिस्टम के बारे में। सॉरी सर, इसके बारे में मुझे वैसी जानकारी। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी सुने हैं? यस सर। बताइए क्या है? मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी वो फैसिलिटी है जो रिजर्व बैंक के द्वारा बैंकों को दिए जाते हैं उनके बैलेंस शीट के करेक्शन के लिए। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी एक स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन के लिए बैंकों को दिए जाते हैं बैलेंस शीट करेक्शन की बेसिकली फैसिलिटी। आप माइक को थोड़ा ऊपर कीजिए तो, मुंह चेहरा के पास लाइए, मुंह के पास। हाँ बोलिए। यस सर। हाँ सर मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी वो फैसिलिटी होती है सर जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकों को और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को उसके पेमेंट क्राइसिस को पूरा करने के लिए देती है। उसमें कुछ आप मॉर्गेज रखते हैं? सर उसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटी को मार्केट रखा जाता है सर, जो आरबीआई की गवर्नमेंट सिक्योरिटी। कितना रखा जाता है बताइए? सर उसकी जानकारी नहीं है। अच्छा सॉरी सर। अच्छा, आरबीआई का एक शिकायत रहता है बैंकों से, ये सर जो वो जो रेट कम करती है ना, Yes, पॉलिसी रेट yes, को, उसका फायदा Yes, sir. बैंक ग्राहकों को नहीं दे पाता है ना। yes, sir. Yes, sir. इससे जुड़े कानूनी पहलू क्या है ना, और व्यवहारिक Yes, sir. पहलू क्या है, वो दोनों आप बताइए। सर ये बेसिक कंप्लेन आरबीआई की होती है सर बैंकों से कि जो रेट के रिडक्शंस होते हैं उसका डायरेक्ट बेनिफिट इंस्टेंटेनियसली कस्टमर्स को नहीं मिल पाता, जिसकी तरह जो उसकी रेट कटिंग की जो गोल होती है वो फुलफिल नहीं हो पाती। इसके लिए आरबीआई ने समय समय पे चीज़ों को बेहतर करने के लिए डिफरेंट पैरामीटर्स को यूज़ किया है सर। जैसे अभी एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट चल रही है सर, इसमें क्या हो गया है सर, इसके पहले MCLR थी, मार्जिनल कॉस्ट बेस्ड लेंडिंग रेट थी। तो इन डिफरेंट आयामों से आरबीआई ये कोशिश करती है कि जैसे अभी EBLR सिस्टम चल रहा है, एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट, उसमें आरबीआई ने कह दिया कि आरबीआई की किसी पॉलिसी रेट को बेंचमार्क बनाकर बैंक अपने अकॉर्डिंगली उस रेट को आधार बनाकर अपने लोन निष्पादन को या लोन डिस्बर्समेंट को जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेगी कस्टमर से वो निर्धारित करेगी। इसमें सबसे बड़ा फायदा ये हुआ सर कि अच्छा, जैसे ही लोन आप जो एडवांस देते हैं, यस सर, वो बैंक के लिए एसेट है या लायबिलिटी है? सर जो हम एडवांस देते हैं वो बैंक के लिए एसेट जनरेट करते हैं सर। CRR क्या है बैंक के लिए? यस सर। CRR क्या है बैंक के लिए? सर CRR कैश रिजर्व रेशियो होती है सर। क्या है बैंक के लिए, क्या होगा, एसेट होगा या लायबिलिटी होगा? CRR ऑलवेज एसेट होगा सर बैंक के लिए, SLR? क्योंकि SLR भी एसेट ही होगा सर बैंक के लिए। SLR में कौन कौन चीज रखा जाता है? सर SLR में हम लिक्विड सिक्योरिटी और गवर्नमेंट बॉन्ड्स को रखते हैं सर। नहीं, स्पष्ट बताइए, है ना। स्पष्ट सर, हम उसमें सिक्योरिटी बहुत सारे टाइप का हो सकता है ना। यस सर, यस सर। किस टाइप का सिक्योरिटी रखा जाता है वो बताइए। SLR में वो सिक्योरिटी रखा जाता है सर जिसकी लिक्विडिटी हाईएस्ट हो, जैसे हम उसमें गोल्ड रखते हैं सर। जैसे आरबीआई ने अप्रूव किया है वही सिक्योरिटी रखा जाता है। ये सर आरबीआई सर गवर्नमेंट, हम उसमें गोल्ड रख सकते हैं एज ए लिक्विड सिक्योरिटी। जो लिक्विड सिक्योरिटी होगी सर, जिसकी लिक्विड सिक्योरिटी वैसी सिक्योरिटीज होंगी सर जिसकी मैच्योरिटी पीरियड। जब फाइनेंशियल इंक्लूजन सुने हैं वर्ड? यस सर। क्या होता है बताइए। सर फाइनेंशियल इंक्लूजन का सीधा मतलब होता है सर कि जो वित्तीय क्षेत्र है उसकी बेनिफिट को, चाहे वो वित्तीय क्षेत्र पेंशन से रिलेटेड हो, चाहे इंश्योरेंस से रिलेटेड हो या बैंकिंग से रिलेटेड हो, जो भी वित्तीय क्षेत्र की सुविधाएं हैं वो सोसाइटी के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। अच्छा, इस संबंध में एक जनधन अकाउंट था। ये सर। जनधन अकाउंट की 3 विशेषता बताइए तो। सर जनधन अकाउंट एक क्रांतिकारी
एक्शन था सर गवर्नमेंट का, जो बैंकों के द्वारा निष्पादित किया गया है। इसमें करीबन 15 करोड़ अकाउंट खोले गए हैं सर, जिसमें अभी वर्तमान में 67,000 करोड़ की राशि उपलब्ध है। जनधन अकाउंट का विशेषता बताइए हमें। सर इसकी 3 विशेषताओं के बारे में हम बात करें सर, सबसे पहली विशेषता है इसने फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा दिया। दूसरी इसकी विशेषता है सर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम के लिए जनधन अकाउंट का बहुत सुदृढ़ तरीके से इस्तेमाल हुआ। तीसरी सर हमने जनधन अकाउंट के थ्रू सर हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस के ऊपर भी बहुत बड़ा काम किया सर, जिससे सबसे हमने बहुत बड़े वर्ग को, वंचित वर्ग को। जनधन अकाउंट का जो मेन फीचर है वो बताइए। यस सर जनधन अकाउंट की जो मेन फीचर है सर, उसमें हम इसमें 10,000 रुपये तक की ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी अवेलेबल कराते हैं अकाउंट। यस सर 10,000 की। और इसके बाद सर जनधन अकाउंट के तहत सर हम एक नो फ्रिल अकाउंट की सारी फैसिलिटीज देते हैं। जनधन अकाउंट में डेबिट कार्ड की डेबिट कार्ड की इशुएंस होती है, जिसके थ्रू हम कस्टमर के बताइए जनधन अकाउंट बैंक पर बोझ बन गया, क्या आप सहमत है इससे? सर मैं काफी हद तक इससे सहमत नहीं हूँ सर, क्योंकि जनधन अकाउंट से कुछ हद तक बैंकों की एप्लीकेशंस तो जरूर बढ़ी है, लेकिन साथ साथ जो बैंक की बेसिक नेसेसिटी है, वो जो कस्टमर की बेसिक नेसेसिटी की, अगर हम पब्लिक सेक्टर बैंक की बात करें सर, तो सिर्फ प्रॉफिट एंड कमर्शियलाइजेशन के अलावा जो हमारे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, हम उसको फुलफिल करने में काफी हद तक। पोस्ट प्रायोरिटी क्या है आपकी? सर मेरी पोस्ट प्रायोरिटी है सर STM, बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, बिहार पुलिस सर्विसेज, देन बिहार फाइनेंस सर्विस। आप में कौन सा ऐसा 3 गुण है जिससे हम आपको BAS के लिए चयन करें, बताइए। सर वर्तमान में जो मैं अपने अंदर पाता हूँ सर कि मैंने जो पिछले 10 सालों में 11 सालों में जो वर्क का एक्सपीरियंस लिया है सर, उसमें दो चार चीज़ें बहुत तेजी से मेरे अंदर डेवलप हुई है सर। मेरे अंदर एक बहुत अच्छी मैनेजरियल स्किल्स डेवलप है सर। साथ साथ मेरे अंदर सर इंटीग्रिटी, काम के प्रति इंटीग्रिटी का एक बेहतर ऑप्शन अवेलेबल है। इसके साथ साथ मैं काफ़ी इन दौरान जो मैंने जो 10 साल 11 साल जो काम किया है, इसके दौरान मुझे एक चीज़ सीखने को बहुत मिला सर कि मेरे अंदर पेशेंस काफ़ी हद तक डेवलप हो गई है सर, और मैं किसी चीज़ को डिसीजन लेने से पहले काफ़ी पीसफुली तरीके से और एक स्ट्रैटेजिक वे में इसको समझ सकता हूँ। ये चीज़ें मैंने डिफरेंट समय पे एज ए ब्रांच हेड, एज ए सीनियर मैनेजर, बहुत हद तक बहुत जगहों पर इस चीज़ों को यूटिलाइज किया, और मैंने पाया है कि मैंने चीज़ों को काफ़ी बेहतर तरीके से निष्पादित किया है। तो मेरी इंटीग्रिटी सर। ये सहयोगी संघवाद और प्रतिस्पर्धी संघवाद, यस इसमें क्या अंतर है सर? आप आगे दें सर, तो मैं थोड़ा उसमें वो करना चाहूँगा, क्योंकि मैं ये हिंदी टर्मिनोलॉजी में थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव, जो मैं समझ पा रहा हूँ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात कर रहे हैं सर। जी, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म एंड कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म। यस सर। सर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इज अ नीड ऑफ द आवर। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का मतलब होता है सर कि किसी कार्य के निष्पादन में, किसी पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन में और डेवलपमेंट में केंद्र और राज्य दोनों मिलकर एक दूसरे को कोऑपरेट करते हुए चीज़ों को निष्पादित करें। और कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म में क्या होता है कि सर जैसे आज हम कुछ स्टेट्स पे देखते हैं कि सेंटर डिफरेंट पार्टीज की अगर गवर्नमेंट है, सेंटर में चाहे डिफरेंट पार्टी गवर्नमेंट है और स्टेट में डिफरेंट, तो बहुत हद तक हम देखते हैं कि एक कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिसमें हमेशा एक दूसरे के प्रति विश्वास का अभाव होता है सर, और चीज़ों को लागू करने में और चीज़ों को प्रॉपर तरीके से निष्पादित करने में हमेशा प्रॉब्लम होती है। अच्छा, एक आप मुझे ये बताएं, नीति आयोग यस सर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के लिए भी काम कर रही है? यस सर। और कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म के लिए भी काम कर रही है? यस सर। आप 3 ऐसे उदाहरण दें जो
नीति आयोग के द्वारा, जिसमें कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म आपको नजर आ रहा हो, और 3 ऐसे उदाहरण हैं जिसमें कोऑपरेटिव फेडरलिज्म नजर आ रहा हो। सर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के नीति आयोग के केस में अगर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म हम देखते हैं सर, तो राज्यों को ज़्यादा स्वायत्ता दी गई है सर, और जो इसके एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल इसमें राज्यों का विशेष रिप्रेजेंटेशन दिया गया है सर। एक दूसरा चीज सर दूसरी चीज सर कि जो इसकी निर्णायक कमेटी है, जो निर्णायक कमेटी है, जो पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, जो इसकी आप कहें सर, जो इसकी निर्णायक कमेटी होते हैं, उसके राज्यों के सुझाव को विशेष रूप से इस पर तवज्जो दी जाती है सर। और इसकी जो वर्किंग ग्रुप है सर, वर्किंग ग्रुप में सर स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स को भी जगह मिली है सर। और ये 3 चीज़ें मुझे बहुत बेसिक चीज़ लगती है सर नीति आयोग की, और राज्यों को उसके अकॉर्डिंगली ही सुविधाएं प्रदान करती है। जो राज्यों की बेसिक रिक्वायरमेंट है, राज्यों को वो बात रखने के लिए एक प्रॉपर मंच मिला है। और मुझे 2 तो इसमें से पहला दूसरा तो एक ही तरह का लगा। चलिए आप मुझे ये बताएं, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म कहाँ लगता है नीति आयोग के काम? सर कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म अगर हम देखें सर, तो डिफरेंट स्टेट के बीच में, जैसे अभी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की कॉन्सेप्ट है सर, तो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की कॉन्सेप्ट, ये सारे नीति आयोग की कॉन्सेप्ट है जिसके कारण डिफरेंट स्टेट्स में भी आपस में एक कॉम्पिटिशन रहता है चीज़ों को बेहतर तरीके से और ऊपर आने के लिए, और चीज़ों को बेहतर तरीके से निष्पादित करने के लिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं सर जो नीति आयोग की कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म को बढ़ावा देती है। हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है, जिसमें कलेक्टिव जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की गई है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कैबिनेट फॉर्म। लेकिन अगर एक आध उदाहरण को छोड़ दें तो अधिकतर बार ऐसा देखा जाता है कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म का शेप दिखाई देता है। जैसे मतलब 1970 में कहा था इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया, और आज भी आप कह सकते हैं मोदी मोदी मोदी। तो क्या यह पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाता है? सर आज की उसमें भी अगर हम देखें सर, तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है सर, कुछ इंस्टेंसेस ऐसे हुए हैं जिसमें चीजें थोड़ी डिफरेंट शेप में दिखाई दी हैं। लेकिन हम ऐसा नहीं कह सकते सर कि हमेशा इस तरह की, जैसे 1970 के दौर में इंदिरा इज इंडिया एंड इंडिया इज इंदिरा, उसके बाद अभी वर्तमान में वन मैन, हम कह सकते हैं सर ये वन मैन डिमोनेटाइजेशन पता है आपको? यस सर। फाइनेंस मिनिस्टर पता नहीं था। यस सर। That means what? One man are taking all the decisions. It is against the ethos of parliamentary form of government. सर इसको अगर हम एक दृष्टि से देखें सर कि ये कुछ चीज़ों को अगर हम इस दृष्टि से न देखें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि कभी कभी कुछ डिसीजन ऐसे होते हैं जिसकी गोपनीयता बहुत ज़रूरी होती है। तो मैं इसको इस दृष्टि से देखता हूँ कि कुछ चीजों में if you cannot believe in your finance minister, then who will you are believing on secretaries. So what is the importance of parliament of government? This is not the general case. In some instances it happens, but it is not the general case. So we can say that these are exceptions, but exceptions can't be part of examples. प्रधानमंत्री सचिवालय PMO, yes sir, और कैबिनेट सेक्रेटरिएट है ना, yes. कौन ज्यादा पावरफुल है? सर भारतीय संविधान के अनुसार से सर कैबिनेट इज ऑलवेज मोस्ट पावरफुल, क्योंकि प्रधानमंत्री सेक्रेटेरिएट जो होता है वो सर कैबिनेट के डिसीजंस को इम्प्लीमेंट करने में ही मदद करता है। तो
तो अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन व्हाट इज द प्रेजेंट सिनेरियो? सर मैं समझता हूँ कि सर कैबिनेट के डिसीजन को ही इम्प्लीमेंट कराने में पीएमओ का रोल ज्यादा निखार के आता है। अभी प्रधानमंत्री के पीएमओ में मुख्य सलाहकार कौन है? सॉरी सर, मुझे उनका नाम पता नहीं। कैबिनेट सेक्रेटरी कौन है? सॉरी सर। अच्छा, सेंटर में कहा जाता है कैबिनेट सेक्रेटरी, ओके? Yes. और स्टेट में और जैसे बिहार में चीफ सेक्रेटरी नहीं। Yes. Yes. ऐसा क्यों ये अलग है, अलग सिर्फ है इसका? तो कैबिनेट तो यहाँ भी है, स्टेट कैबिनेट है, तो राज्य की कैबिनेट है, वहां भी कैबिनेट है, तो वहां कैबिनेट सेक्रेटरी है, यहाँ का चीफ सेक्रेटरी है। Well, actually, स्टेट कैबिनेट के लिए चीफ सेक्रेटरी का यूज होता है, जिसमें कैबिनेट के डिफरेंट स्टेट के डिफरेंट सेक्रेटरी चीफ सेक्रेटरी को रिपोर्ट करते हैं। और कैबिनेट का सर मुझे इसके बारे में कुछ विशेष जानकारी है। अच्छा, पीए को आप पॉलिटिकल मैनेजमेंट के रूप में देखते हैं? सर पॉलिटिकल मैनेजमेंट इज अ वर्क ऑफ पीए। पीए के अंदर पॉलिटिकल मैनेजमेंट एक कार्य हो सकता है सर, लेकिन कंप्लीटली पॉलिटिकल मैनेजमेंट को पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कहा जा सकता। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन is an arrangement which deals with the implementation of the political decisions under a political framework. हमारे यहाँ जो स्ट्रेटेजिक डिसीजन लिए जाते हैं, उसी का इम्प्लीमेंटेशन जो है उसी की स्टडी होती है ना पीए में? Yes. तो बिहार जो आजादी के समय 4th पोजीशन पे था, ठीक है, और आज शायद अंतिम पे, तो इसमें आप ऑपरेशनल पार्ट में कमी देखते हैं या स्ट्रेटेजिकल पार्ट में कमी देखते हैं? सर बेसिकली सर जहां तक स्ट्रेटेजिकल पार्ट का सवाल है सर, स्ट्रैटेजिक पार्ट में मुझे कोई विशेष कमी नजर नहीं आती। स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंटेशन के दौरान कुछ कमियां रह गई, तो मुझे बेसिकली ये इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रैटेजिक पॉलिसी लगती है, जिसमें ऑपरेशनल फेलियर्स कह सकते हैं सर इसे, लेकिन हम इसको कंप्लीट रूप से ऑपरेशन फेलियर भी नहीं कह सकते, क्योंकि चीजें आज़ादी के बाद कुछ चीजें ऐसी बनी, सिचुएशन ऐसी हुई। अगर हम टेलर के साइंटिफिक मैनेजमेंट को बिहार में लागू करें तो क्या कुछ परिवर्तन हो सकता है? सर साइंटिफिक मैनेजमेंट को अगर हम लागू करते हैं तो निश्चित रूप से परिवर्तन होगा सर। कि टेलर ने सबसे पहले सर नेक्स्ट ले रहे हैं सबसे पहले सर मैनेजमेंट को साइंटिफिक तरीके से देखने की परिभाषा रखी थी सर। और टेलर का बेसिकली जो हम टेलर को बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि टेलर वाज द प्रीस्ट ऑफ एफिशिएंसी, और चीजों को साइंटिफिकली तरीके से मैनेज करने के लिए। प्रकाश जी, यस सर। अभी कहाँ हैं? सर मैं तो अभी पटना में हूँ सर। कैसा फील कर रहे हैं? सर एक्चुअली पिछले 10-15 दिनों से मेरी तबीयत बहुत खराब है एक्चुअली। अच्छा। मुझे डेंगू हो गया था।